प्रधानमंत्री आज दिल्ली में कॉन्वेंशन सेंटर का जो है अनावरण करते नजर आए, पूजा पाठ करते नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री यही भागने में लगे रहते और इसी को लेकर भारत में लोकतंत्र है या नहीं, इस नतीजे पर तक कई लोग पहुंचे हैं। और ऐसी अगर सरकार अलोकतांत्रिक रही तो उनको 2024 में इनका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है जितनी चीजें लगातार हो रही हैं उनका असर 2024 में देखने को मिलेगा? बीजेपी की मस्ती उतरेगी। अब हिंदू राष्ट्र की कितनी भी बातें करें ये तो कभी नहीं होगा। सरदार पटेल ने अपने ज़माने में कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के जो तमाम लोग हैं एक विशाल धरने का प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर किस चीज़ को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनसे जानेंगे। बता दूं कि इस पार्टी के मुखिया डॉक्टर सुरेश मानी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। पोस्टर के जरिए जिक्र हो रहा है कि सरकार की लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और बहुजनों के विरोधी जो नीतियाँ हैं उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए सुरेश मानी जी के पास पहुंचकर हम आपकी उनसे बातचीत कराते हैं और दिखाते हैं कि आखिर वाकई क्या नीतियां हैं जिसको लेकर ये लोग आज यहाँ मौजूद। और मेरे साथ सुरेश मानी जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिक्र भी किया आप लोगों ने पोस्टर के जरिए कि संविधान विरोधी नीतियां सरकार की, लोकतंत्र विरोधी नीतियां, तो क्या वजह है और आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, मणिपुर 4 महीने से जल रहा है। विपक्ष पार्लियामेंट का सेशन शुरू है, क्या डिमांड कर रहा है कि पंतप्रधान को आके बयान देना है। तो पंतप्रधान को जब देश का कोई भी राज्य 4 महीने से चलता है, 150 से ज़्यादा मौतें होती है, कई महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता है, अन्य अत्याचार अपने चरम सीमा पर है, तो प्रधानमंत्री को बयान पार्लियामेंट में अंदर देने के लिए क्या दिक्कत है? उससे क्या भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होगी? उससे क्या अमेरिका भारत से नाराज होगा? क्या उससे हमारी विदेश नीति कोलैप्स होगी? कुछ नहीं होगा ना। तो ये पंतप्रधान का जो अड़ल रवैया है, क्या वो लोकतांत्रिक तरीके का है? क्या ये अलोकतांत्रिक तरीके का नहीं है? और जब आप संविधान की नज़र से देखेंगे तो वो आपको अलोकतांत्रिक तरीके का दिखेगा। इसी के साथ देख लीजिए कि कई राज्यों में अपोजिशन की पार्टियों की सरकारें गिरवाने का काम, गोवा से लेकर त्रिपुरा से लेकर अभी महाराष्ट्र तक जहाँ से मैं आता हूँ, क्या ये लोकतांत्रिक है? और इसके लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन संस्था का इस्तेमाल करना, क्या ये गवर्नमेंटल टेररिज्म नहीं है? तो एक तरह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जब गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है तो इसको असंविधान कहा जाता है। अभी भी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा तब मणिपुर के ऊपर सरकार की तरफ से बयान आया। कोविड-19 में भी आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपकी राष्ट्रीय नीति बताओ कि कोविड कॉम्बैट करने के लिए देश के पास क्या नीति है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूछा, तब कहना पड़ा। तो ये सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से काम करती है। और इसमें और बहुत सारे तरीके हैं कि हेट क्राइम्स का मामला है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेटों में यूएपीए के अंदर बहुत सारे लोगों को गैर तरीके से अरेस्ट किया। एक इंडियन एक्सप्रेस ने लंबी वहाँ की एक लिस्ट जारी की थी। तो ये क्या सबूत नहीं है क्या? और दूसरी बात, मुझे बताओ, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कभी भी वित्त मंत्री है, अभी फिर 2000 की नोट बंद हो गई, वित्त मंत्री कहीं नजर आता है क्या? वित्त मंत्री जैसे है ही नहीं है, तो कहाँ नजर आता है आर्थिक पॉलिसी? और इसी के कारण कुछ चंद पूंजीपति के पास जब देश की सारी संपत्ति इकट्ठी हो रही है, तो भारतीय संविधान ये कहता है कि किसी भी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की प्रॉपर्टी इकट्ठी होना ये देश के लिए खतरा है। ये आर्टिकल 38, 39 भारतीय संविधान का कहता है।
तो अब इस सरकार को क्या कहें। सुरेश जी, इसी पे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। आपने सदन का भी जिक्र कर दिया, सेशन चल रहा है, लगातार मॉनसून सेशन चल रहा है। विपक्ष लगातार सरकार से मणिपुर पे चर्चा की मांग कर रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी से बात करना चाह रहे हैं हम। ऐसे में आए दिन कार्यवाही स्थगित हो रही है, कोई भी नया बिल पारित नहीं हो पा रहा है, पब्लिक के लिए कोई भी नई नीति नहीं आ पा रही, तो नुकसान आखिर किसका हो रहा है इसमें? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अभी मैं मीटिंग में आया तब भी सदन रुका था और सदन चलाने में 1 मिनट में 1,60,000 रुपए का खर्चा है। दोनों सदन स्थगित कर दिए गए थे आज दोपहर। और एक दिन का 1.5 करोड़ होता है। तो मुझे बताइए, एक दिन का अगर 1.5 करोड़ खर्चा है और सदन नहीं चलेगा तो देश की संपत्ति बर्बाद कौन करवा रहा है? और सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं होती है, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की होती है, क्योंकि उसको अपना डिलीवर करना है, उसको एजेंडा देना है। लेकिन सरकार खुद भागना चाहती है, यही तो गैर लोकतांत्रिक तरीका है। सर, विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है मणिपुर का, मणिपुर पे बात करने को कह रहा है, वहीं सत्ता पक्षी लगातार राजस्थान की बात कर रहे हैं। साथ ही एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, लेकिन प्रधानमंत्री आज दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर का जो है अनावरण करते नजर आए, पूजा पाठ करते नजर आए। प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, जो उनका पसंदीदा छंद है। जब सेशन चालू है, पार्लियामेंट चालू है, तो प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है कि वो पार्लियामेंट में आकर बिजनेस ट्रांजैक्ट करे, बिजनेस को चलाए, सदन को और देश को जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री यही भागने में लगे रहते और इसी को लेकर भारत में लोकतंत्र है या नहीं, इस नतीजे पर तक कई लोग पहुंचे हैं। और ऐसी अगर सरकार अलोकतांत्रिक रही तो उनको 2024 में इनका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार है सर। मणिपुर की अगर बात करें और केंद्र की, तो दोनों ही जगह बीजेपी है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं वहाँ पे। तो डबल इंजन से होता क्या है? एक्सीडेंट भी डबल इंजन से होता है ना। तो सिंगल इंजन का एक्सीडेंट भी सिंगल होगा, डबल इंजन का एक्सीडेंट भी डबल होगा। मणिपुर डबल इंजन के एक्सीडेंट का विक्टिम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। यहाँ अगर एक टर्म की बात करें तो राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ और बहुजन समाज विरोधी नीतियों के खिलाफ, उस पर मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा। अभी एक है कि देश की अर्थव्यवस्था 1% लोगों के हाथ में 58% नेशनल प्रॉपर्टी है। क्या ये एंटी नेशन नहीं है? जब संविधान कहता है बंटवारा हो, हम आर्थिक समता की बात करते हैं, है ना। महिला बेटी बचाओ राष्ट्रीय नीति है ना। महिलाओं के साथ क्या हो रहा? जंतर मंतर में यहाँ भी कुछ बेटियाँ बैठ के गई ना, क्या हुआ उनके साथ? मणिपुर में क्या हुआ, या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी के चेहरे पर क्या हुआ? तो ये किस तरफ के जा रहा है? हेट क्राइम के नाम पर, नफरत की राजनीति के नाम पे, सोशल पोलराइजेशन के नाम पे क्या देश में ध्रुवीकरण नहीं किया जा रहा है? जब भारतीय संविधान सरकार को कहता है कि एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड इंडिया का निर्माण करें, तो एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड इंडिया के बजाय डिसइंटीग्रेटेड इंडिया पैदा करने वाली सरकार राष्ट्र विरोधी नहीं तो क्या? देश में आए दिन हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठती रहती है। अब हिंदू राष्ट्र के कितनी भी बातें करें, ये तो कभी नहीं होगा। सरदार पटेल ने अपने ज़माने में कहा दैट विल बी अ डे ऑफ डिज़ास्टर, और बीजेपी अगर डे ऑफ डिज़ास्टर का इंतज़ार कर रही है तो उस तरफ बढ़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय संविधान किसी भी तानाशाह को इतनी ताकत देता है कि वो उस तरफ पे आगे बढ़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। आपने जिक्र किया 24 का और चुनाव भी करीब है, क्या लगता है जितनी चीज़ें लगातार हो रही हैं उनका असर 2024 में देखने को मिलेगा? बीजेपी की मस्ती उतरेगी, उतरेगी। काफ़ी हाथ से उसमें कह रहे हैं आप देखो ना, बीजेपी पे आज भी 10 ही स्टेट है और नेशनल पॉलिटिक्स 5 स्टेटों के ऊपर डिपेंड होता है। उत्तर प्रदेश बड़ा है, ठीक है, बीजेपी एडवांटेज में है, लेकिन उसके बाद में जो 3 बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटें वाला है, बंगाल 42 वाला है और तमिलनाडु 40 वाला है। ये 3 स्टेटों में बीजेपी कहाँ नजर आएगी? देखो ना, मुझे बताओ, महाराष्ट्र में नजर आती तो इतनी पार्टियां तोड़ने फोड़ने में क्यों लगती? बंगाल में बीजेपी का क्या है?
तमिलनाडु में बीजेपी का क्या है? ये तीनों स्टेटों में ही बीजेपी को बहुत सा डाटा उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान अभी चला गया, लेकिन पंजाब और दिल्ली भी तो अपोजिशन के पास है। तो बीजेपी का गणित बिल्कुल गड़बड़ा सकता है और वोटर भी वही मानसिकता की तरफ जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश मानी जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखा, हमने आपके सर से बात कराई और इन्होंने बड़ी मुखरता से अपने तमाम मुद्दों पर बात कर दी। आखिर क्या वजह थी इस धरने की, ये भी बता दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि 24 में क्या माहौल होने वाला। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे।